बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। टुडे टॉपिक इज़ थायरोटॉक्सिकोसिस। टॉक्सिक क्या होता है? कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर कोई भी चीज़ हो जाए, अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम टॉक्सिक कहते हैं। तो इसी तरह अगर थायराइड के हार्मोन यूँ कह लें कि हाइपर थायराइड से भी ऊपर का लेवल चला जाए तो वो हमारे पास जो है ना थायरोटॉक्सिकोसिस होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ ना क्लिनिकल टाइप्स हैं, वो मैंने पहले आपसे डिस्कशन करता हूँ। बेले एंड लव के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एंड पे मैं आपको बुक से दिखाऊंगा जहाँ जहाँ से मैं पढ़ाया है। ठीक है, ताकि इजीली आपको वो मेमोराइज हो जाए। ठीक है, एट दी एंड आपने थोड़ा बहुत तो रटा लगाना ही पड़ता है। अब इन टाइप्स को आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमारे पास होता है जी डिफ्यूज़ टॉक्सिक ग्वाइटर। ठीक है, डिफ्यूज़ टॉक्सिक ग्वाइटर। और इसकी मेन जो आपने नाम सुना होगा, ग्रेव डिजीज़ का नाम सुना है? ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़, तो वही हमारे पास है डिफ्यूज़ टॉक्सिक ग्वाइटर की वजह। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन काज है हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस की। ठीक, फिर हमारे पास सेकंड वाले पे आता है, हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर। ठीक है, टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर मतलब उसके अंदर आपको कोई ना कोई नोड्यूल्स भी, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड है। अब नोड्यूल यूनि मोनो नोड्यूलर हो सकता है या मल्टी नोड्यूलर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर आपको नोड्यूल भी मिल रहा है स्वेलिंग का थायराइड। और वो इतना ज़्यादा कि वो टॉक्सिसिटी की तरफ चला गया है अब, क्योंकि वो नोड्यूल्स जो है ना वो अपनी सेक्रीशन खुद ब खुद बनाना शुरू कर देते हैं। फिर टॉक्सिक नोड्यूल एज सच कोई भी और नोड्यूल है जो हमारे पास। और नंबर 4 पे हमारे पास होता है हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू एनी अदर काज। ठीक है, मतलब हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, हाइपरथायराइडिज्म, तो इसकी जो काज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कोई भी ड्रग सच है थायरॉक्सिन, उसने अन्यवा थायरॉक्सिन खाई है। ये जो कुछ लड़कियां हैं ना वेट लूज करने के लिए भी थायरॉक्सिन की गोलियां लेती हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही गंदा है, एक उनका बॉडी इम्पैक्ट करेगा। ये मैं बता रहा हूँ, वक्ती तौर पे आपने वेट लूज़ कर लिया है, जिम नहीं की, बस थायरॉक्सिन की गोलियां खा रही हैं, तो मेरी जान इसका नुकसान आपको होगा। नंबर सेकंड पे जो है ना, अगर किसी ने आयोडीन की जो है ना ट्रीटमेंट करवाई है, मतलब आयोडीन उसने 131 जो है ना आयोडाइज साल यूँ कह ले, उसके अंदर आयोडीन हमने डाला है, लेकिन आयोडीन 131 उसने किसी भी सूरत में पी लिया है, किसी ऐसे इलाके में गया है या आयोडीन 131 की ट्रीटमेंट करवाई है, वो ग्वाइटर के अंदर था तो उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया आयोडीन वाला नमक और उसने आयोडीन वैसे ही खा ली, तो आयोडीन 131 की ट्रीटमेंट भी हाइपरथायराइडिज्म की तरफ ले जा सकती है। नंबर थर्ड पे कोई भी सब एक्यूट थायराइडाइटिस उसको हो चुका है, सब एक्यूट थायराइडाइटिस कोई भी वजह हो सकती है इसकी। नंबर सेकंड पे जो हमारे पास पिट्यूटरी है ना उसका एडिनोमा हो जाए। जब पिट्यूटरी का ग्लैंड का एडिनोमा होगा तो क्या होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी का एडिनोमा है तो यहाँ से टपा टप TSH सेक्रीट होगा। जितना ज़्यादा TSH उतना ज़्यादा आपका हार्मोन, सिंपल सी बात है। तो ये ज़्यादा फीडबैक की वजह से हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस है ना, ये तो थी हमने क्लिनिकल टाइप्स डिस्कशन की, लेकिन अमूमन जो इसकी टाइप्स डिस्कस की जाती है ना वो हमारे पास बेले एंड लव में लिखे हुआ है। एक हमारे पास होती है प्राइमरी और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, तो ये इनिशियल जो स्टेजेस के अंदर हमने डिवाइड किया ना, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस और ये नंबर सेकंड में हमारे पास सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप है। इसी को अब हम फर्दर लेके चलते हैं। जो हमारे पास मेरी जान प्राइमरी होता है, यहीं पे लगे हाथ इसको देख लें, तो ये हमारे पास एसोसिएट होता है जिसको डिफ्यूज्ड और वेस्कुलर ग्वाइटर हो ना। ठीक है, डिफ्यूज ग्वाइटर हमने शुरू में पढ़ा है ना, डिफ्यूज टॉक्सिक नोड्यूल, डिफ्यूज और वेस्कुलर मतलब कोई वेस्कुलर इशू है उसकी वजह से हमारे पास ग्वाइटर हो चुका है ना। ठीक है, उसको सप्लाई कम जा रही है वेसल से। ठीक है, तो वो सारे का सारा फीडबैक मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस होगा। फिर प्राइमरी के बारे में जो बात याद रखनी है, इसका ऑनसेट अब्रप्ट होगा, अचानक से यूं फ्लश होगा। ठीक है, और बाकी वो कह रहा है हाइपरथायराइडिज्म जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा सवेयर होता है, सवेयर हाइपरथायराइडिज्म के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, हाइपरथायराइडिज्म। फिर कार्डिक फेलियर का चांस है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, इसके अंदर हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना अब। ठीक है, कार्डिक फेलियर का चांस है लेकिन बहुत ही रेयर है। ठीक है, आई साइन आपको बहुत कॉमन जो है ना वो मिल जाते हैं।
अब जिन लोगों ने ऑप्थेल्मोलॉजी वाली वीडियो देखी है उसके अंदर क्या था, वो प्रोप्टोसिस और वो सारे के सारे थायराइड आई डिजीज़, तो आई के एक ड्रेलैम्पर्ट साइंस होता है, लिड लैग मैकेनिज्म होता है, वो सारे के सारे, तो आई साइन इसके अंदर मोर प्रोमिनेंट आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और इसकी बड़ी वजह जो है ना वो ग्रेव डिजीज़ होती है। आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है ग्रेव डिजीज़। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस की है, जबकि सेकेंडरी जो है ना ये एसोसिएट होता है कोई भी बंदे को पहले नोड्यूलर ग्वाइटर हुआ, उसके बाद उसको सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस होगी। तो नोड्यूलर ग्वाइटर की वजह से हमारे यहाँ पे डिफ्यूज ग्वाइटर था, यहाँ पे नोड्यूलर ग्वाइटर की वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंसीडियस ऑनसेट है, हाइपरथायराइडिज्म बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा सेवियर हाइपर, यहाँ पे लेस सेवियर होता है, हाइपर होता है लेकिन लेस सेवियर हाइपरथायराइडिज्म होता है। साथ में कार्डिक फेलियर इसके अंदर बड़ा कॉमन है। ठीक है, क्योंकि उसे दिल के ऊपर जाके अटैक करना, तो कार्डिक फेलियर हमारे पास आ जाएगा। फिर आई साइन जो है ना इसके अंदर लिड लैग और लिड स्पाज्म होता है लेकिन अनकॉमन है। ठीक है, तो वो लिड लैग वाला सारे का सारा, और हमारे पास जो लिड स्पाज्म है उसका स्पास्टिसिटी आ जाती है, वो तो लेकिन कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेव डिजीज़ थी, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर किसी को टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर है ना तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अब पिक कर लोगे। ठीक है, ये नाम दो हैं, टॉक्सिक नोड्यूलर फिर क्वाइटर आता है ना, तो दो नाम है, तो दो नाम की वजह से सेकेंडरी हो जाएगा, जबकि एक नाम ग्रेव है, कबर है, तो कबर प्राइमरी होती है, तो वहाँ से मैंने याद कर लिया। बस ये एक सिंपल सा जुगाड़ू फार्मूला है। अच्छा, थायरोटॉक्सिकोसिस तो हो गई है, मरीज़ आपके साथ किस तरह प्रेजेंट करेगा वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में जो सिम्टम्स हैं, मरीज़ जो आपको बताता है वो सिम्टम्स होते हैं, और जो आप खुद देखती हैं वो साइंस होता है। जो सिम्टम्स जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, टायर्डनेस, डॉक्टर साहब मैं तो थकिया थकिया रहना हुआ। ठीक है, फिर इमोशनल लायबिलिटीज़ जो वो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी हो जाती है। हीट इंटॉलरेंस, हर वक्त गर्मियों गर्मी, उससे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। हाँ, मेरा सर्द है, यूँ करके कहते हैं। वेट लॉस, मैंने कहा ना थायरॉक्सिन खाने से वेट लॉस होता है, अगर लड़कियाँ बहुत खाती हैं शादी से पहले, तो वेट लॉस इसकी बड़ी निशानी है, इन जिसकी वजह से हमारे पास भूख भी ज़्यादा बढ़ेगी, पाल्पिटेशन जो है ना पसीनों पसीनी हो जाती है। ठीक है, जबकि साइन जब आप उसको स्टेच लगाएंगे, डॉक्टर साहब आप खुद देखेंगे तो आपको टेकिकार्डिया मिलेगा। ठीक है, उसके हाथ और पाँव देखेंगे तो वो हमारे पास गीले गीले होंगे, हार्ड प्लस मॉइस्ट जो है ना वो आपको जो है ना उसके पाम और वो सोल सारे के सारे मिल जाएंगे। एक्स ऑप्थेलमस, उसकी आंखों के ऊपर देखेंगे तो आपको वो बल्जिंग आइज जो है ना वो एक्स ऑप्थेलमस वाली जाएंगी। लिड लैग जो है ना वो होगा, उसकी आंखों का जो लिड है वो लैग, वो सारे के सारे आपने आई में पढ़ा हुआ, सिंपल यहाँ पे बता देना है आपने। प्लस लिड जो है ना वो रिट्रैक्टेड की होगी, लिड रिट्रैक्शन यहाँ पे बड़ा कॉमन होगा। फिर हमारे पास थायराइड ग्वाइटर जो है ना, अब उसको फील करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थायराइड ग्वाइटर जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कौन कॉल कर रहा है, एक मिनट सॉरी। अच्छा, लिड लैग वाले सारे के सारे हो गए। अच्छा, अब जो है ना कार्डिक रिदम जो है ना वो उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। टैकीकार्डिया होता है, साथ में जो कार्डिक रिदम्स है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास फास्ट हार्ट रेट होगा। ठीक है, विच परजिस्ट ड्यूरिंग स्लीप, वो कहेगा उसकी इवन के वाइफ आके कहती है कि मैं इसकी दिल की धड़कन सुन सकती हूँ स्लीपिंग के दौरान ही। ठीक है, फास्ट होगी, और साथ में उसकी जो कार्डिक जो है ना वो रेट, वो इवन सोते हुए तो चलो हमें ब्रेडिकार्डिया होना चाहिए, लेकिन ये स्लीप के अंदर भी वो फास्टिंग के अंदर रहेगा। फिर इसके कुछ ना स्टेजेस जो है ना हमारे पास, तो एक तरह का है तो ये अरिदमिया ही, क्योंकि फास्ट है और इरेगुलर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बता दूँ बुक के मुताबिक कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द थायरोटॉक्सिक एरिदमिया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, थायरोटॉक्सिक थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से जो हमारे पास एरिदमिया हुआ है। ठीक है, इसकी कुछ हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, एकदम तो नहीं हो गया। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीपल आपको फर्स्ट स्टेज के अंदर मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टोज मिलेंगे। सिस्टली और डायसिस्टली क्या होता है, सिस्टली में मतलब क्या होती है कि उसकी कंट्रैक्शन जो है ना वो पंपिंग करने वाली वो बहुत ज़्यादा होगी, तो मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टली होंगे। नंबर सेकंड पे पर ऑक्सिजमल एट्रियल टैकीकार्डिया होगा, पर ऑक्सिजमल एट्रियल टैकीकार्डिया हमारे पास होगा। नंबर थर्ड पे पर ऑक्सिजमल एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, पर ऑक्सिजमल
एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब वो फटफड़ाहट का शिकार होगा। फिर जो है ना वो जो है ना नंबर 4 पे जो पैरेक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन, पहले ये डाइजॉक्सन को रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन अब फाइनल स्टेज पे नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा टू डाइजॉक्सिन। ठीक है, ये इतना ख़तरनाक है कि ये अब डाइजॉक्सिन की वजह से भी हमारे पास इसका ठीक होना नामुमकिन है। ठीक है, साथ में हमने कहा कि मायोपैथी हो जाती है, मसल वीकनेस, टायर्डनेस क्यों हुई है उसको मायोपैथी मेरी जान होगी। ये वाली जो टायर्डनेस की जो फीलिंग, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो हमारे पास हो जाएगी मायोपैथी। पैरोक्सिस्मल मसल की वीकनेस होगी। रिकवरी जो है ना वो हमारे पास कह रहा है प्रोसीड एज हाइपरथायराइडिज्म इज कंट्रोल। जिस जिस तरह हम हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करेंगे उसकी ये थकावट जो है ना वो ठीक होती जाएगी। बस यही इसका सिंपल हल है। फिर कुछ थायराइड हमारे पास डर्मोपैथी का उसने लफ्ज़ लिखा हुआ है। ठीक है, थायराइड डर्मोपैथी, डर्मो मतलब कोई ना कोई स्किन और इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास इशू है, तो इसको कहते हैं पेरी टिबियल मिक्सोडीमा। टिबिया के ऊपर आप देखते हैं, जब मैंने आपको थायराइड का एग्जामिनेशन करवाया, नेक की स्वेलिंग की सर्जरी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑस्पी की, उसके अंदर मैंने बताया था कि टिबिया के ऊपर आप देखें तो वो शाइनी सी और वो सारी की सारी चीज़ें। पेरी टिबियल मिक्सोडीमा जो है ना वो करेक्टराइज बाय स्किन थिकनिंग। टिबिया के ऊपर जब आप उसकी टांग के देखेंगे तो आपको मिक्सोडीमा मिल जाएगा, तो वो इसकी वजह से हमारे पास सारे का सारा इश्यू हो जाता है। साथ में डेपोजिशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड इन दी डर्मस और सबकार्ड, जब उसकी स्किन को आप एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर आपको हाइलुरोनिक एसिड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे पास डर्मोपैथी हो जाएगी। इतने अगर साइन लिख दोगे ना तो इंशाल्लाह आपको कोई भी फेल नहीं कर सकेगा। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ग्रेव डिजीज़ के ऊपर। हमने ये थायरोटॉक्सिकोसिस प्राइमरी सेकेंडरी कर दी। हाँ, एक मैसेज आज मुझे आया था कि इस पूरे का स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। चलिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, पहले हम ग्रेव डिजीज़ डिस्कस कर लेना, उसके बाद हम देखते हैं इसको। ओके जी, अब हम डिस्कशन करते हैं ग्रेव डिजीज़ की। तो इसको आपने पैथो के अंदर भी पढ़ा होगा, एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली है क्या, ऑटो इम्यून ये हमारे पास डिजीज़ है जो कि एसोसिएटेड है विद प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड एसोसिएटेड विद प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। अब प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, डिफ्यूज वेस्कुलर क्वाइटर होता है और एब्रप्ट होता है, कार्डिक आई साइन होते हैं, और ये यहाँ पे मैंने लिखा था एंड पे ग्रेव डिजीज ये वाला। अब प्रूव हो गया। ठीक है, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस, ये कुछ रटा लगाने वाली चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ कंसेप्ट के ऊपर भी मुनहसर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपको याद साथ साथ रखनी पड़ेंगी। ओके, तो ये प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस, ये एक एमसीक्यूज आपका लग गया। ठीक, ऑटो इम्यून वाला हो गया। पैथोजेनेसिस क्या है, हमने कहा ये हमारे पास डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर है। ठीक हो गया, ये भी नंबर 3 एमसीक्यूज आपका लग गया। नंबर 4 पे इसके अंदर जो हाइपर सेंस, क्योंकि ये ऑटोम्यून है, कुछ ना कुछ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप का होगा, तो आपने याद करना है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इस ग्रेव डिजीज़ के अंदर होता है। और ये आई थिंक पैथो का एक बड़ा टिपिकल एमसीक्यूज था कि ग्रेव डिजीज़ किस में होती है, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर होगी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या, अब मैं बताता हूँ। जो आईजीजी, ग्रेव में जी आ रहा है तो आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है ना, ठीक है, वो यहाँ पे सारे का सारा रोल प्ले करती हैं। उस एंटीबॉडीज़ में क्या आएगा, TSHRABS, ये मैंने नाम लिखा, ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटी जो है ना वो बॉडीज़। ठीक है, मतलब ये थायराइड ग्लैंड सपोज करें हैं, इसके ऊपर जो रिसेप्टर है, तो इस रिसेप्टर के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं जो इसने टपा टपा के इस रिसेप्टर को तबाह कर देना है। तो इसी वजह से इन्हें TSHRABs लिखा हुआ है। तो ये किसके लिए है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीजन। अब ये रिसेप्टर के ऊपर जब ये एंटीबॉडीज, सॉरी ए भी लिखा हुआ है, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बजाय इसके कि यहाँ TSH लगे, यहाँ पे आके एंटीबॉडीज़ ने खुद कब्जा मार लिया है, कब्जा ग्रुप की तरह आ गए हैं। ठीक है, ये एक्ट करती हैं और इसके अंदर ना जो फॉलिकुलर सेल है उसको इसने, जो थायराइड के फॉलिकुलर सेल हैं उसको इसने स्टिमुलेट कर दिया, यहाँ पे सारा सिग्नल इसने भेजना शुरू कर दिया। रिसेप्टर तो यही समझेगा कि यहाँ पे जो मेरा मालिक है वो आ गया, लेकिन एक्चुअल में एंटीबॉडीज़ ने आके उसको स्टिमुलेट किया। उठो बेबी उठो, ये यूँ कह रहा है इसको।
तो फॉलिकल सेल जो है ना वो स्टिमुलेट हो गए, और इसने जो है ना जो टीएसएच का जो काम था, टीएसएच को मिमिक कर दिया एज इसकी वजह से हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ द टीएसएच होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है ना, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगा, जो कि हमारे पास प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस का एक बड़ा टिपिकल केस आ जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ग्रेव डिजीज़ का पेशेंट आ गया ओपीडी में, तो आप डॉक्टर साहब बैठे हैं तो किस तरह डायग्नोज करेंगे। मेरी जान, आपने सबसे पहले जो देखे हैं ना, सारे के सारे फीचर हाइपर थायराइडिज्म वाले होंगे। बहुत से लोग एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेव डिजीज हाइपो होती है या हाइपर। अगर उन्हें भूल जाए तो मैं बता दूं, कबर होती है ना, ग्रेव क्या होता है, कबर भी इसको कहते हैं। मैंने यूँ था कबर के अंदर ना, कहते हैं ना कबर की गर्मी बड़ी सख्त होती है, ये मौलवी हजरात अमूमन जुमे खुतबे में कह रहे होते हैं, तो कबर में हमेशा गर्मी होती है। तो ये सारे हाइपर थायराइडिज्म वाले जो है ना, मतलब हाइपर में क्या होता है, गर्मी बहुत लगती है ना, तो हाइपर थायराइडिज्म वाले जो है ना वो, अब आपको इंशाल्लाह कोई एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। ठीक होगी। नंबर थर्ड पे इसके अंदर जो है ना वो जो ग्वाइटर होगा, मतलब गला, जो कबर के ऊपर क्या होती है कि मिट्टी की ढेरी होती है और वो यूं इनलार्ज हुई हुई होती है, तो गले के ऊपर यूं कहने का कबर बनाया हुआ है, तो जो ग्वाइटर गले के ऊपर होगा वो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल डिफ्यूज इनलार्ज होगा। ठीक है, डिफ्यूज होगा, साथ में नॉन टेंडर, ठीक होगा, सारे का सारा। फिर आपने आई साइन देखने हैं, तो आई साइन आपको लाजमी मिलेंगे इसके अंदर। आपको एक तो लिड लैग मिलेगा, मतलब जो ऊपर वाला लिड है वो पीछे लैग कर जाया करता है जब आप उसकी आंखें बंद करवाया करते हैं, तो लिड लैग आपको एक मिलेगा। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो है ना लिड रिट्रैक्शन, यस, लिड लैग और लिड रिट्रैक्शन, ये दोनों आपको साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिड लैग और लिड रिट्रैक्शन, ये दो हमारे पास साइन आ जाएंगे। ठीक है, साथ में जो है हमारे पास है एक्स ऑप्थेलमस, मतलब आंखें यूं फटी फटी, जिस तरह कबर बाहर की तरफ फट रही है ना, तो एक्स ऑप्थेलमस होगी। एक्स ऑप्थेलमस क्यों होती है, आप अपनी ज़रा ऑप्थेलमोलॉजी रिवाइज करें, तो वहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे एक्स ऑप्थेलमस इज ओनली सीन इन ग्रेव डिजीज, ये आ गया। अगर सिनेरियो में एक्स ऑप्थेलमस है, आई के हैं, ग्वाइटर डिफ्यूज है और हाइपरथायराइडिज्म है, चुप करके कब्र के ऊपर चला जाना, ग्रेव के ऊपर चला जाना है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कब्र ग्रेव किसी साइंसदान का नाम है ये, लेकिन ये मेरे अपनी निमोनिक से, प्लीज़ इसको ज़रा ना उस लिहाज से देखिएगा। क्यों एक्सॉप्थेलमस होगी, ये नॉर्मल आई थी आपकी, लेकिन ये आप इसके अंदर यूं फटी फटी एक्सॉप्थेलमस आई है, तो इसकी वजह क्या है। तो मेरी जान, इसकी एक वजह है कि जो टी सेल है ना, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा ना यार, ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2, तो जो टी सेल जो है ना वो पीछे इनफिल्ट्रेट्स बना देते हैं अपने। ठीक है, इन रिट्रो ऑर्बिटल स्पेस, जो रिट्रो ऑर्बिटल स्पेस है ना सारी की सारी, इसके अंदर रिट्रो ऑर्बिटल जो स्पेस है इसके अंदर वो टी सेल की इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। साथ में जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है उसके अंदर एडीमा हो जाता है, एडीमा ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, उसके अंदर सारे का सारा एडीमा हो जाएगा। साथ में जो ग्लूकोजा अमाइनोग्लाइकेन है उसकी कामुलेशन हो जाएगी, तो मैं कहता था गैग्स, ग्लूकोजा अमाइनोग्लाइकेन्स, उसकी कामुलेशन यहाँ पे जितनी भी रिट्रोऑर्बिटल स्पेसिस है वहाँ पे हो जाएगी। लास्ट पे जो एडिपोसाइट है उसकी इनफिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, हर तरफ से फैट यहाँ पे आना शुरू कर देगा, तो एडिपोसाइट्स जो है ना वो, उसकी इनफिल्ट्रेशन जो है ना वो होना शुरू हो जाएगी। तो चार चीज़ें बतानी है आपने एक्सरसाइज में, टी सेल इन्फिल्ट्रेट, एडिमा पानी आ गया, फैट आ गया, एडिपोज टिश्यू और ग्लूकोजा माइनोग्लाइकेन, ये चीज़ें आएंगी तभी हमारे पास ये उसकी रिट्रो ऑर्बिटल स्पेस बढ़ जाएगी। और जब ये सारी साइन आ गई हैं तो हम डिप्लोपिया भी इसके अंदर लिख देते हैं। उसको चीज़ें दो दो नज़र आएंगी, क्यों, कुछ क्योंकि उसकी आँख के एक्सिस ही सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं, दोनों आँखें आपस में मिसमैच होगी, तो डिप्लोपिया जो है ना डबल वी एन उसको होगी। वजह क्या है, उसके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो है ना वो भी वीक हो गए हैं, तो एक आँख वो उस तरफ टेढ़ी हो रही होगी, दूसरी इस तरफ टेढ़ी हो रही होगी। अलॉन्ग विद पेपिलोडीमा और कॉर्नियल अल्सरेशन, जब आँख ज़्यादा बाहर आएगी फटी फटी तो उसकी एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो हमारे पास कॉर्नियल अल्सरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो मज़ा आया कि नहीं आया बताना। ठीक है, ये बात आ गया। तो अब डॉक्टर साहब आपने ये सारे साइन देख लिए हैं, तो अब आप डायग्नोस
चीज़ किस तरह बनाएंगे, किस टेस्ट की बेस पे बनाएंगे। तो आपने कहना है जाओ यार अपने TFTs करवा के आओ, ठीक है। TFTs में T3 T4 TSH आप देख लेंगे, वो सारे के सारे बढ़े हुए होंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद आप रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देख लेंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये गोइटर जो है ना वो हमारे पास बाइलेटरल होगा, डिफ्यूज होगा, हार्ड नोड्यूल है, कूल नोड्यूल। अगर वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन ले रहा है तो वो हार्ड है, अगर वो नहीं देगा तो कूल होगा सारी की सारी। और साथ में आपने TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज, यस, ये वाला टेस्ट करवा लेना और ये आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा इन ग्रेव डिजीज। इजी हो गया। तो ये इतनी सी बात है हमारे पास। अब आपने जो है ना थायराइड आई को आपने लाजमी देखना है, ठीक है। तो आई के अंदर जो मसल का कभी कभार पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले आपने बताया ना कि हमारे पास इन्फीरियर रेक्टस जो है ना वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर हमारे पास मीडियल रेक्टस इन्वॉल्व होगा, फिर हमारे पास होगा सुपीरियर रेक्टस। तो ये IMS याद रखना है, ठीक है। IMS या SMI समी याद कर लो या IMS याद कर लो। इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस, ये वाले मसल इस सीरीज में सबसे पहले इन्फीरियर रेक्टस इन्वॉल्व होगा, उसके बाद उसके मीडियल रेक्टस वाले फंक्शन लॉस होंगे, फिर सुपीरियर रेक्टस के जो फंक्शन है ना वो सारे के सारे लास्ट। यहाँ पे मैं फंक्शन नहीं बताने बैठ जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऑप्थेल्मोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, बुक के मुताबिक हम चलेंगे। अब आपने जी डायग्नोज कर लिया। रिमेंबर, ग्रेव डिजीज और आई का एसोसिएशन यूँ कह ले कि चोली दामन का साथ है। ये इसके बगैर ग्रेव डिजीज आपको आई में के बगैर आप इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैनेजमेंट क्या करनी है आपने। मैनेजमेंट के अंदर से हमारे टेस्ट के अंदर बहुत MCQs आए थे। बिलीव मी, अगर आपने मैनेजमेंट सीख ली तो बड़ा मज़ा आएगा। पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूं, ठीक है। लोग कहते हैं यार 10 सेकंड के लिए रुक के स्क्रीनशॉट दे दिया करो यार, बिल्कुल मुझे देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। जज़ाकल्लाह आपका। तो होपफुली ये वर्क कर। यार आई एम आउट ऑफ स्टेशन राइट नाउ, अभी मेरे पास सेटअप वो वाला पहले वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो ही जाए इंशाल्लाह। जी तो डॉक्टर साहब, अब आपको ग्रेव डिजीज़ का पता चल गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैनेजमेंट किस तरह करेंगे कि मरीज़ आपको जोलियां भर भर के दुआएं दे के जाए। फिर मैनेजमेंट में सबसे पहले मेरी जान आपने एंटी थायराइड जो है ना, ठीक है, वो ड्रग्स जो है ना यूज़ करनी है, जिसके अंदर आपने पढ़ी है फार्माकोलॉजी में भी प्रोपाइल थायरोयूरासिल, ठीक है। अब एक हमारे पास होगी प्रोपाइल थायरोयूरासिल, एक हमारे पास होती है मेथिमाजोल, मेथिमाजोल, और एक हमारे पास होती है कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरी मदर की मेडिसिन मैंने इशू करवाई थी इधर CMH से ना, तो एक मिनट मुझे टाइम दे, मेरे पास शायद रूम में पड़ी हो। जी, तो मैं ढूंढ के ले आया हूँ। ये वाली है जी न्यू मर्काजोल के नाम से आती है, जिसके अंदर है जी कार्बिमाजोल, ठीक है। और आई थिंक माई मदर वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइडिज्म, नॉट ग्रेव डिजीज़, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म के साथ ही तो वो सारे के सारे यहाँ देखें ये CMH की स्टैम्प भी लगी, नॉट फॉर सेल। कार्बिमाजोल में इसमें 100 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। और ये सुबह शाम जो है ना ट्वाइस अ डे देती है। और साथ में हम ना प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर जो है ना वो हम साथ देते हैं, ताकि वो जो कार्डिक एक्टिविटीज़ है ना वो थोड़ी सी हो जाए। इंड्राल के नाम से बीटा ब्लॉकर, और हमारे पास न्यू मर्काजोल कार्बिमाजोल, ये वाली जो मैंने मेडिसिन लिखी है ना कार्बिमाजोल, ये अब इसको याद कर लेना, ठीक है। होपफुली आपको मसला नहीं होगा। ये है एंटी थायराइड ड्रग, जो हार्मोन जिनके फीमेल के ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर आपने ये फिर उनको देनी होती है, ठीक है। कार्बिमाजोल भी आ गया, मेथिमाजोल भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये एजेंट क्या करते हैं बेसिकली, इनका काम, ये मेडिसिन जो मैंने ये जो बंदा खाता है कार्बिमाजोल, ये कार्बिमाजोल बेसिकली जाके एक्ट करती है जो आपके एंजाइम है ना थायराइड पर ऑक्सीडेज, पहली वाली वीडियो याद करें, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि आयोडाइड को ऑक्सीडेशन करवा के आयोडीन के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। तो ये थायराइड पर ऑक्सीडेज के ऊपर जाके ये गोली कड़क करके रख देती है। इसको मैं दिखा ही दूँ यार, इसको खोल के कैसी है गोली, ये मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये वाली कितनी छोटी छोटी सी गोलियां हैं, और ये क्या करेंगी, ये इस एंजाइम के लिए यूँ कह लें कि जहर का काम करेंगी एक तरह का, ठीक है। अब आपको नहीं याद है ये क्या करती है, साथ में
जितना भी आपका थायराइड की सिंथेसिस होती है उसको ब्लॉक कर देती हैं। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इसने ब्लॉक कर देना। फिर प्रोपाइल थायरोयूरासिल जो है ना, ये इनहिबिट करता है जो भी T3 से T4 की T3 कन्वर्जन है ना, ठीक है, या T3 की T4 के अंदर कन्वर्जन है, उसको ये प्रोपाइल थायरोयूरासिल बिल्कुल इनहिबिट कर दे। कन्वर्ट ही नहीं हो सकता वो एक्टिव फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर क्या उसने करना, ठीक है। फिर हमारे पास मेथिमाजोल जो है ना, वो हमारे पास कभी भी अगर आप उस फीमेल को पूछ लें कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है या अपने बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही, ठीक है, तो ये जो मेथिमाजोल है, एम से मेथिमाजोल हो गया, ठीक है, एम से यूज कर लो कि मदर, या तो वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, या फिर लैक्टेशन में होगी, तो कभी भी ऐसी फीमेल के अंदर आपने मेथिमाजोल नहीं देनी। ये आपने बात हमेशा अपने पल्ले से याद रखनी है। जबकि फिर ऐसी फीमेल को क्या देंगे, प्रोपाइल थायरोयूरासिल ऐसी फीमेल को आप रिकमेंड कर सकते हैं। ईजी हो गया। तो ये बेस्ट आप प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर आप दे सकती हैं। ये कभी भी मेथिमाजोल आपने नहीं देनी, ठीक है। अब इसका जो है ना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, डिपेंड करता है सेवेरिटी के, मरीज़ कितने अरसे में है। 6 माह भी लग सकते हैं, साथ में 2 साल भी जो है ना, अगर सीवियर केसेस है तो 2 साल, आपको 6 माह से 2 साल ऑलमोर होता है पीरियड, उसके अंदर नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। डोज़ेज अब कितनी देनी है, अब इसके ऊपर डोज़ आपको मैं दिखा दूँ तो 5 मिलीग्राम कार्बिमाज़ोल लिखा हुआ है बाय द वे, ठीक है। लेकिन अब इसको जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया है मज़ीद। तो डोज़ेज के अंदर अगर मैं कार्बिमाज़ोल की बात करूँ तो बुक का मुताबिक 30 से 40 मिलीग्राम जो है ना डेली इन डिवाइडेड डोजेज़, मतलब हमने सुबह शाम, अब क्योंकि अगर इसको सुबह शाम लेंगे, ठीक है, कभी दोपहर में भी लेनी पड़ जाती है, सिवियरिटी के ऊपर है, तो वो मोर और लेस 15, 20, 30 इसके अंदर, तो 30 से 40 जो है ना एक ऑन एन एवरेज है। जबकि जो मेथिमाजोल है वो कहता है कि 40 टू 60 मिलीग्राम वो देंगी आप। जबकि प्रोपाइल थायरोयूरासिल जो है ना वो आपने 400 से 600 मिलीग्राम तक जो है ना वो आपने डेली डोज रिकमेंड करनी होती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है? इसका जो फ़ायदा ये है कि हम रैपिडली जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं सारे फिनोमिना को। रैपिड कंट्रोल होता है, ठीक है, नो परमानेंट इफेक्ट, साथ में हमें कोई भी सर्जरी नहीं, अगर फीमेल सर्जरी से डर रही, डॉक्टर साहब मैं तो ग्लैंड नहीं कढ़ाना अपना, तो वो उसको आप ये ना इजीली दे सकते हो, इससे काफ़ी हद तक हो सकती है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई रिस्क ऑफ रिलैप्स है, मतलब अगर जब ये मेडिसिन आप छुड़वाते हैं ना साल 2 के बाद, तो इसका रिलैप्सिंग जो है ना वो देखा गया बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब तक मेडिसिन खाती रहेगी वो ठीक रहेगी, जब मेडिसिन ख़राब करेगी तो उसके घर वाले आ जाएंगे, डॉक्टर साहब ये तो बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, ये फलां है ढुमकान है, तो ये सारे। तो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट में हाइपर सेंसिटिविटी, रैश भी हो सकता है, ए ग्रेनुलोसाइटिस, ए प्लास्टिक एनीमिया बहुत ज़्यादा देखा गया, मतलब बोन मैरो के ऊपर इसका जो है ना वो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखा गया है। इसके अंदर पैन साइटोपिनिया वो सारे के सारे। क्रेटिनिज्म, अगर वो जो न्यू बॉर्न अगर उसने वो डिलीवरी करवा रही है तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि क्रेटिनिज्म जो है ना वो देखा गया है इसके अंदर वो, ठीक है। फिर हमारे पास एक और है मेथड रेडियो एक्टिव आयोडीन के बारे में। मतलब हमने मेडिसिन भी दे के देख ली, हमारे पास वो रिज़ल्ट नहीं आए जो हम चाह रहे थे, ठीक है। तो अब मेरी जान क्या करेंगे आप, एज़ अ गुड डॉक्टर आप उसको यूँ ही तो घर नहीं ना भेज देना। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है, उसके लिए हमारे पास है रेडियो एक्टिव आयोडीन हमने किस तरह देनी है। तो ये मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूँ, यार एक मेरा डस्टर हर दफ़ा घूम जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या-क्या जो है ना वो रेडियो एक्टिव आयोडीन के अंदर करवाना होता है। यार मेरा स्टैंड क्यों आज इतना तंग कर रहा है मुझे। अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना इसके बारे में थोड़ी सी बात, बस ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। ये सिंगल डोज में देते हैं हम, ठीक है। ये क्या करती है, जितने भी हमारे पास थायराइड सेल है ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन उसको जो है ना वो हमारे पास जाकर टपाटप डिस्ट्रॉय कर देगी। फिर ये यूज़ होता है थायरोटॉक्सिक पेशेंट के अंदर, स्मॉल टू मॉडरेट गोइटर के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी आई साइन ना हो उनके अंदर हम दे सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है विद ग्रेव डिजीज़, जिन लोगों को ग्रेव डिजीज़ होती है ना उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये बेस्ट समझा जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन में, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, किन फीमेल के अंदर आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देनी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल आपने रेडियो एक्टिव, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, कोई चांस नहीं है, आप 1% भी नहीं दे सकते। ग्रेव डिजीज़ ऑप्थेल्मोपैथी जिसके अंदर है, जिसके अंदर आँखों के भी अब सिम्पटम्स आ रहे हैं, इतना सीवियर ग्रेव डिजीज़ है कि आँखों के एब्स ऑप्थेल्मस वो सारे के सारे प्रोमिनेंट हैं। तो जब आप रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे तो ये वर्स हो जाएँगे। इस वजह से जिनके अंदर आई साइन प्रोमिनेंट हो रहे हैं तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। न्यू बॉर्न को नहीं देनी, चिल्ड्रंस को नहीं देनी, ठीक है।
और पेशेंट हु वर्क विद यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चों के साथ काम करती हैं, या फिर पेशेंट हु रिफ्यूज़, वो रिफ्यूज़ पे वो हो जाएगा ना, ठीक है? अब देने से पहले आपने क्या-क्या करनी है? यूँ ही नहीं कि हाइपरथायरॉइड का पेशेंट आ गया, हमने टपा-टप उसको रेडियोएक्टिव आयोडीन नहीं, पहले उसको यूथायरॉइड करना है। उससे पहले ड्रग के ज़रिए T3, T4 एक वक़्त के लिए नॉर्मल के ऊपर लेके आने हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट आपने शुरू करनी है। फिर आपने क्या करना है, रेडियोएक्टिव आयोडीन से देने से पहले से कहना है 4 दिन पहले तुमने अपनी दवाइयाँ छोड़ दो। जब देखा आपने यूथायरॉइड आ गया, आपने इसको 4 दिन जो है ना वो डेज़ बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीन उसको दवाइयाँ छुड़वा देनी है। ठीक है, उसके बाद चौथे दिन से क्या करना कि तुम ये अपना रेडियो एक्टिव आयोडीन वाला टेस्ट करवाओगे। ये एक दूसरी प्रोटोकॉल आपने यूज़ करनी है, ठीक है? और वो कह रहा है 4 दिन पहले नहीं खानी और 3 दिन बाद भी जो है वो आपने उसको मेडिसिन नहीं खिलानी, ठीक है, रेडियो एक्टिव, वरना उसका साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन बहुत सीवियर हो सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन हमने खिला दी, इसका फ़ायदा कि ये है कि इसकी वजह से हम सर्जरी से बच जाते हैं। ये इतना बड़ा कट लगना है गर्दन के ऊपर, हीलिंग होनी है, वो हम नहीं करवा सकते। और हमें फिर नंबर सेकंड में फ़ायदा, हमें लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग ड्रग डेली बेसिस के ऊपर जो खातून ड्रग खा रही है, वो उसे दवाई नहीं लेनी पड़ती। चीप है, मतलब एक दफ़ा हमने खिला दिया और ईज़ी टू एडमिनिस्टर है, ठीक है? तो ये हमसे हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये, अगर तो ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन चली गई, तो वो क्या करेगी, वो हाइपर से फिर हाइपो के अंदर चली जाएगी। फिर आप उसको लाइफ लॉन्ग जो है ना वो थायरॉक्सिन देते रहेंगे, ठीक है? लेट हाइपोथायरायडिज़्म हो जाएगा और आइसोटोप जो है ना वो फैसिलिटीज़ मस्ट बी अवेलेबल ये होनी चाहिए, ठीक है? अगर हमने ये सारे प्रोसेस कर लिए, फिर भी अब रेडियो एक्टिव आयोडीन भी हमारा सारे का सारा, वो कहते हैं जी नहीं डॉक्टर साहब मैनू फिर भी आराम नहीं आया, ये नाकाम हो गया, तो फिर अब मेरी जान अब क्या करेंगे? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर लाख का एक बाप होता है। आपने कहना बीबी मसला ही कोई नहीं, इधर आओ ना ज़रा, सर्जरी करते हैं तुम्हारी खूबसूरत सी। और मिले में इसकी थायराइड की सर्जरी, सर्जन बेचारे थक जाते हैं। एक तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ढूँढना, छोटी-छोटी वेसल, फिर एक कोई ब्लीडर निकल आया वहाँ से ब्लीड करना शुरू, उसको रोकते-रोकते बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस उनके अंदर हो सकती है जिनका बहुत ज़्यादा लार्ज ग्वाइटर है, मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर या सॉलिटरी ग्वाइटर है, तो उसके अंदर देखा गया है। ठीक है? वो पेशेंट जिनके अंदर आई साइन बहुत प्रोमिनेंट है, आप उसके अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं दे सकते, तो आई साइन जिनके अंदर प्रोमिनेंट है, तो उनके अंदर आप स्कैन करेंगे। और प्लानिंग है पॉसिबल प्रेगनेंसी, या फिर वो पेशेंट जो प्रेग्नेंट होने के करीब हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगले माह हम प्लान कर रहे हैं बच्चा लेने के लिए, कि मतलब हम अपना ना कोई टपा-टप करके अपना एक बच्चा पैदा करवा लें। तो उसके अंदर ना तो आप उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे, ना उसको कार्बिमाज़ोल देंगे, ना ही मेथिमाज़ोल देंगे। तो फिर देना क्या है? तो फिर से कहेंगे बीबी तुम सर्जरी करवा लो, यही तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है। एडवांटेज क्या है? गोइटर आप पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे। क्योर इसका रैपिड है और क्योर रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत से पेशेंट एवें ट टीन टल्ली तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? कभी-कभार रिकरेंस भी हो जाती है, हो सकता है कोई ना कोई ग्रैड रह जाए। तो रिस्क ऑफ परमानेंट हाइपोथायरायडिज़्म भी हो सकता है, और हमारे पास नर्व की इंजरी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व गई तो समझो आपका काम गया। तो उसके अंदर स्टाई वो सारी की सारी हो जाएँगी। ये तो हो गया, ठीक है? तो इससे आई साइन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर ना इम्प्रूव हो, तो फिर वो कह रहा है हम ना मैसिव डोज़ ऑफ प्रेडनिसिनोन, मतलब स्टीराइडल के ऊपर उसको ले जाए ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आई के साइन जो है ना वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ जाते हैं, ठीक है? फिर इंट्रा ऑर्बिटल इंजेक्शन ऑफ द स्टीराइड, आँख के अंदर आप स्टीराइडल इंजेक्शन लगा देंगे ना, तो वो कह रहा है कि डेंजरस हो सकता है। क्यों? इसकी वजह से वीनस थ्रोम्बोसिस अगर होगी, तो मरीज़ मज़ीद कॉम्प्लिकेट, इसी वजह से इसको अवॉइड किया जाता है। और अगर आई बहुत ज़्यादा डेंजर के अंदर है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन भी कर सकते हो, तो आपकी आई साइन रिमूव हो जाएँगे। तो ये थी हमारे पास ग्रेव डिज़ीज़ के बारे में मोटी-मोटी सी बातें। सर्जरी भी हमने कर ली वो सारी की सारी। होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अब लास्ट पे एक छोटू-सा टॉपिक है कि हमने किस तरह डिसाइड करना है कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है। है तो एक्चुअली ग्रेव डिज़ीज़ प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस का ही है ना, हमने यहाँ पे सारा डिस्कस किया। तो किन पेशेंट को कौन-सी जो है ना वो थायरोटॉक्सिकोसिस की डोज़ किस तरह देनी है? वो कह रहा है अगर तो ग्रेव डिजीज़ में हमने कहा प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है ना, चॉइस ऑफ थेरेपी, अगर तो वो 45 साल से ज़्यादा है या फिर वो 45 साल से छोटा है, तो क्या करेंगे? अगर 45 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप उसको, क्योंकि उसने प्रेग्नेंट तो होना नहीं है, तो उसको रेडियो एक्टिव आप आयोडीन सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर 45 साल से कम है और साथ में लार्ज क्वाइटर है, तो फिर आप सर्जरी करेंगे, उसको रेडियो एक्टिव कोशिश करेंगे ना दें, क्योंकि उसके वर्स्ट इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके बच्चे के ऊपर, ठीक है? तो 45 साल से कम है उसको सर्जरी कर देंगे। फिर
इसके अंदर क्या होता है, अगर लार्ज ग्वाइटर है तब आपने सर्जरी करनी है। अगर वो 45 साल से छोटी है और उसका ग्वाइटर स्मॉल ग्वाइटर है तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने सर्जरी भी नहीं करनी स्मॉल ग्वाइटर के लिए। आपने एंटी थायराइड ड्रग्स जो है ना वो आपने देनी होती हैं। फिर साथ में आप रेडियो एक्टिव आयोडीन भी दे सकती हैं जिससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है? चिल्ड्रन जो है ना और एडोलसेंस के अंदर जो है, बच्चों के अंदर क्या आप रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। बच्चों के अंदर आपने एंटी थायराइड ड्रग देनी है। अगर वो ड्रग काम नहीं कर रही तो फिर सर्जरी कर देना है। लेकिन रिमेंबर, रेडियो एक्टिव चीज़ें नहीं देनी है आपने, वरना वो कभी ना कभी इसको कैंसल कर सकते हैं। ठीक है? फिर अगर हमारे पास टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर है तो फिर आप सर्जरी कर दें। टॉक्सिक नोड्यूल अगर लेस देन 45 ईयर है तो आप सर्जरी कर दें। अगर ग्रेटर देन 45 ईयर ओल्ड की फीमेल है तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन दे देंगे। ठीक है? रेडियो एक्टिव आयोडीन दे देंगे। फिर अगर प्रोप्टोसिस उसको बहुत ज़्यादा हो चुका है तो फिर आपने उसको ऑनसेट, उसका रीसेंट ऑनसेट है तो फिर भी आपने एंटी थायराइड ड्रग्स दे देनी है। रिकरेंट अगर थायरोटॉक्सिकोसिस है, मतलब एक दफ़ा हमने ठीक किया लेकिन वो दोबारा रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाए तो फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे? उसके अंदर फिर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन दे देंगे। मतलब आयोडीन वाले को हमेशा आखिरी चॉइस रखनी है। जब कोई हल ना आ रहा हो फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन, वरना फिर सर्जरी करवा देनी है। ठीक है? ये सारे के सारे। बच्चों के अंदर आप सर्जरी ना करें, बच्चों के अंदर रेडियो एक्टिव ना दें, यूज़ करें। आप हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई स्टीरॉयडल कोई ना कोई ड्रग यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? थायरोकार्डिक पेशेंट जिसके अंदर कार्डिक डैमेज हो जाता है, ठीक है? उसके अंदर कोशिश करें कि आप रेडियो एक्टिव आयोडीन प्लस एंटी थायराइड ड्रग, मतलब कार्डिक दिल का मसला बहुत ज़्यादा है। अगर कार्डिक इश्यू भी है साथ में आपका जो है ना वो हाइपरथायराइडिज़्म बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है? थायरोकार्डिक इश्यू दोनों आ रहे हैं तो फिर आप उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन भी देंगे, साथ में एंटी थायराइड ड्रग दोनों मिला के कॉम्बिनेशन में देंगे, तब जाके उसका दिल बच सकता है। ठीक है? तो ये था हमारे पास सारे का सारा थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ गया होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन होपफुली ये एक वीडियो ही आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी। ठीक है? अभी मैं ज़रा डिनर कर लूँ, उसके बाद जो है ना हमारा लास्ट टॉपिक रहता है थायरॉइडेक्टोमी। उसके बाद मैं आपको बेले से भी दिखा देता हूँ और आपको इरफ़ान कह रहा हूँ उससे, क्या है, सर्जरी वाली जो डॉगर है उससे हम देख लेते हैं कोई पॉइंट हमारा मिस तो नहीं हुआ। होपफुली मेरी एफ़र्ट आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर जाएगी। ठीक है? दुआओं में याद रखना। मुझसे कोई गलती हुई है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे वो किसी ने गलती डिटेक्ट की और मुझे या कुछ और इम्प्रूव करने का काम, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। चाली किले अजवेली से